हेलो एवरीवन, वेलकम टू CN स्टडी सेंटर। पिछले क्लास में हम लोग ने AC थ्योरी के सम इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस किए थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग ने दो फार्मूला देखे थे, आइए उसको डिटेल से थोड़ा जानते हैं। पहला था क्या, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या होता है? पीक फैक्टर का ही दूसरा नाम क्या है? क्रिस्ट फैक्टर। क्या नाम है? क्रिस्ट फैक्टर। पीक फैक्टर को क्या बोलते हैं? क्रिस्ट फैक्टर। तो पीक फैक्टर इक्वल्स क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू बटा क्या? इफेक्टिव वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बटा इफेक्टिव वैल्यू, ये क्या होता है? पीक फैक्टर या क्रिस्ट फैक्टर होता है। तो हम लोग इसका एक फॉर्मूला देखे थे पिछले क्लास में। तो यहां से जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू बटा इफेक्टिव वैल्यू, यहां से इफेक्टिव वैल्यू को क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू। RMS वैल्यू का फुल फॉर्म क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम करेंट कंसीडर करते हैं तो क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? I मैक्सिमम, यानी करेंट का जो है मैक्सिमम, और इफेक्टिव वैल्यू को क्या लिखते हैं? RMS लिखते हैं। क्या? RMS वैल्यू ही क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू। तो I मैक्स अपॉन में IRMS इक्वल्स होता है 0.707 इंटू I मैक्स, यानी मैक्सिमम करेंट का 0.70 टाइम्स क्या होता है? IRMS वैल्यू होता है। तो यहाँ से देखिए I मैक्स और I मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या यहाँ से होगा? 1/0.707, जो कि इसका मान होता है 1.414 होता है। ठीक, तो यहां से पीक फैक्टर इक्वल्स क्या हो गया? पीक फैक्टर इक्वल्स हो गया 1.414। क्या हो गया? 1.414। अक्सर यही एग्जाम में पूछा जाता है कि पूछ देगा पीक फैक्टर का वैल्यू कितना होता है। ठीक, साइनोसाइडल के केस में तो पीक फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? 1.414 होता है। या नहीं तो पूछ सकता है कि पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू बटा क्या? इफेक्टिव वैल्यू। और पीक फैक्टर का ही दूसरा नाम क्या है? क्रिस्ट फैक्टर है। अब दूसरा है, पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला, दूसरा है फॉर्म फैक्टर। क्या है? फॉर्म फैक्टर इक्वल्स क्या पढ़े थे? इफेक्टिव वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। क्या? एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर इक्वल्स क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू बटा एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू को अभी हमने यहां पर क्या लिखा? RMS वैल्यू क्या होता है? इफेक्टिव वैल्यू। इसको क्या लिखेंगे? एवरेज लिख सकते हैं। करेंट यहां पर कंसीडर किए हैं, तो IRMS इक्वल्स क्या होता है? 0.707 इंटू I मैक्सिमम, और I एवरेज इक्वल्स होता है 0.637 इंटू I मैक्सिमम। क्या होता है? 0.637 इंटू I मैक्सिमम। यहाँ से देखिए I मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? 0.707 अपॉन में क्या? 0.637। तो यहाँ से इसका वैल्यू आता है 1.11। क्या आता है? 1.11। तो यहाँ से फॉर्म फैक्टर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1.11। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फॉर्म फैक्टर इक्वल्स क्या होता है, तो क्या होगा? 1.11, या इसका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। सो राइट डाउन
अगला टर्म है फेज। क्या है? फेज। फेज क्या होता है और फेज कितने तरह से होता है यहाँ हम लोग देखेंगे। तो एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ क्या लेते हैं? टाइम। और यहाँ क्या? वोल्टेज या करंट। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं क्या, साइनोसॉइडल वेव के केस में आप लोग के सिलेबस में सिर्फ साइनोसॉइडल वेव ही पढ़ना है, तो इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे कि क्या कौन सा वेव है। तो देखिए फेज क्या होता है, हम लोग यहाँ से देखते हैं कि कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो है उसका वैल्यू और उसका डायरेक्शन जो है क्या होता है, निरंतर क्या है, एक फिक्स रेट से परिवर्तन होते रहता है। क्या होता है? किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मान और उसका दिशा जो है निरंतर क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। यहाँ पर देखिए निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो उस किसी भी समय उसका जो डायरेक्शन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेज। एक बार फिर से देखिएगा, फेज क्या होता है कि किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में डायरेक्शन और उसका मान जो है क्या होता है, एक फिक्स रेट से परिवर्तित होते रहता है। तो किसी भी पल, किसी भी क्षण उसका जो डायरेक्शन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? फेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फेज। तो आइए इसका डिफिनेशन पर आते हैं। द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी the value and direction changes continuously at fixed rate so at any moment its direction is called its phase। उसका डायरेक्शन ही क्या कहलाता है? उसका फेज कहलाता है। तो ये थे फेज क्वांटिटी या फेज क्या होता है। अब बात करते हैं फेज कितने प्रकार का होता है। तो फेज मेनली 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? 4 प्रकार का। पहला होता है क्या? पहला होता है इन फेज। क्या होता है? इन फेज। दूसरा होता है आउट ऑफ फेज। तीसरा होता है फेज क्वाड्रेचर। और चौथा होता है एंटी फेज। तो फेज कितने प्रकार के? पहला होता है इन फेज, दूसरा होता है आउट ऑफ फेज, तीसरा होता है फेज क्वाड्रेचर और चौथा होता है एंटी फेज। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से कि इन फेज क्या होता है। इन फेज क्या होता है? तो इन फेज क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले 2 अल्टरनेटिव क्वांटिटी को यहाँ ड्रॉ करते हैं। पहला क्या है, मान लीजिए वोल्टेज है और ये इसको क्या है, ये करंट है। तो इन फेज क्वांटिटी किसको कहते हैं, यहाँ से समझ सकते हैं। कहता है कि जब 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ बढ़ती हुई या घटती हुई अपने पिक पॉइंट पर पहुंचे, अपने
मैक्सिमम मान पर पहुंचे तब उसको क्या बोलेंगे, वे दोनों क्या है, इन फेज है, इन फेज है, यानी एक ही फेज में है। फिर से समझिएगा, इन फेज क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ बढ़ती हुई या घटती हुई अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचती है तो उसको क्या बोलते हैं, वे दोनों क्वांटिटी क्या है, वे दोनों राशि क्या है, इन फेज है, क्या है, इन फेज है। समझ रहे हैं, तो लिखते हैं इसको, when two alternating quantity reach their peak value at same time, increasing or decreasing simultaneously, then they are called in phase, समझ गए। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरा है आउट ऑफ फेज। क्या है आउट ऑफ फेज? आउट ऑफ फेज क्या होता है, यहां से देखिए समझते हैं। आउट ऑफ फेज होता है जब दो क्वांटिटी, एक क्या है, मान लीजिए एक है वोल्टेज, इसको वोल्टेज लिए हैं, दूसरा है करेंट, क्या है, इसको करंट लिए हैं। तो यहां से ये क्या है, टाइम है, और इस पर क्या होता है, वोल्टेज या करंट है, तो है। तो यहां से देखिए, तो आउट ऑफ फेज किसको बोलते हैं, जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ बढ़ती हुई या घटती हुई कुछ डिग्री के कुछ अंश के अंतर से अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउट ऑफ फेज। एक बार फिर से समझिएगा, जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कुछ अंशों के अंतर से साथ साथ बढ़ती हुई या घटती हुई कुछ अंशों के अंतर से क्या हो, वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो उसको क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउट ऑफ फेज। मान लीजिए क्या है, ये दोनों में थीटा डिग्री का अंतर है, क्या है, थीटा डिग्री से अंतर है। तो क्या है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5 डिग्री 10 डिग्री कुछ भी। तो यहाँ से क्या है, वोल्टेज और करंट में कितना डिग्री का अंतर है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा डिग्री का अंतर है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, ये आउट ऑफ फेज में है। क्या है, आउट ऑफ फेज में। तो आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटी reach their peak value at fraction theta increasing or decreasing simultaneously, then
दे आर कॉल्ड आउट ऑफ फेज। जब कुछ अंशों के अंतर से बढ़ती हुई या घटती हुई दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है तो उसको क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फेज बोलेंगे। आउट ऑफ फेज में क्या होगा? यहाँ से देखिए वोल्टेज क्या है? थीटा डिग्री आगे है और करंट क्या है? पीछे है। तो यहाँ से अगर हम वेक्टर डायग्राम खींचते हैं, वेक्टर डायग्राम खींचेंगे तो क्या होगा? वोल्टेज पहले, उससे क्या है? थीटा डिग्री के पीछे चल रहा है क्या? करंट। तो यहाँ से वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और इन फेज क्वांटिटी में क्या होगा? दोनों क्या है? सेम टाइम अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचता है। तो इसका क्या होगा? यह है वोल्टेज, तो सेम फेज में होगा, यानी उसी फेज में होगा क्या? करंट। तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। समझ रहे? सो राइट डाउन। अब अगला था क्या? फेज क्वाड्रेचर। फेज क्वाड्रेचर क्या होता है? जब दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी के बीच में कितना डिग्री का अंतर हो? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का अंतर हो तो क्या होगा? दोनों क्वांटिटी क्या कहलाएंगे? फेज क्वाड्रेचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फेज क्वाड्रेचर। यानी जब दो अल्टरनेटिव क्वांटिटी के बीच में 90 डिग्री का क्या हो? अंतर हो, तो तब क्या बोलेंगे उसको? फेज क्वाड्रेचर। और चौथा है एंटी फेज। क्या है? एंटी फेज। फेज का अपोजिट, यानी इन फेज है उसका अपोजिट। तो क्या हो जाएगा? जब दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या है? ये वोल्टेज मान लीजिए एक करंट, इसके बीच का कितना डिग्री का अंतर है? 180 डिग्री का अंतर हो तो क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? एंटी फेज है। क्या है? एंटी फेज। तो समझ गए कि फेज क्या होता है और फेज कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 4 प्रकार के होते हैं। क्या? इन फेज, दूसरा आउट ऑफ फेज, तीसरा क्या है? फेज क्वाड्रेचर, और चौथा क्या है? एंटी फेज। तो सबके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस किए। अब अगला टर्म है लीडिंग क्वांटिटी। पढ़ेंगे हम लोग इसमें लीडिंग क्वांटिटी और लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है। तो लीडिंग क्वांटिटी होता है, समझिएगा यहाँ से, ये मान लीजिए इसको वोल्टेज लिए हैं और इसको क्या लिए हैं? करंट लिए हैं। तो लीडिंग क्वांटिटी कहता है वैसा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो दूसरे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के अपेक्षा पहले अपने पीक पॉइंट पर पहुंच जाता हो। देखिए दूसरा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यहाँ अपने पीक पॉइंट पर पहुंचा है और पहला क्या है? इसके पहले ही पीक पॉइंट पर पहुंच गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग क्वांटिटी बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जो पहले पहुंचेगा उसको लीडिंग क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ से वोल्टेज क्या है? लीडिंग क्वांटिटी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज लीडिंग क्वांटिटी है। यानी करंट से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है क्या? वोल्टेज। एक बार फिर से समझिए, वह अल्टरनेटिंग करंट यानी वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि के अपेक्षा पहले अपने
मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर ले तो उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग क्वांटिटी बोलेंगे। तो यहाँ से वोल्टेज क्या हो गया, लीडिंग क्वांटिटी। और जो बाद में अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो उसको बोलेंगे लैगिंग क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, लैगिंग क्वांटिटी। लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है समझिए। यहां से लीडिंग क्वांटिटी तो समझ गए, लैगिंग क्वांटिटी जब वैसा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो पहले अल्टरनेटिव क्वांटिटी के बाद में अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग क्वांटिटी। समझ गए लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है और लैगिंग क्वांटिटी क्या होता है। आइए इसको डिफिनीशन लिखते हैं। द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी reaches its peak value earlier than second alternating quantity is called leading quantity। तो लीडिंग क्वांटिटी क्या होता है समझ गए। और दूसरा है लैगिंग क्वांटिटी। लैगिंग क्वांटिटी तो समझ चुके कि क्या होता है कि वैसा प्रत्यावर्ती राशि जो पहले प्रत्यावर्ती राशि के अपेक्षा बाद में अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचे तो उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, लैगिंग क्वांटिटी। तो क्या हो जाएगा इसका डिफिनीशन, द अल्टरनेटिंग करेंट, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी reaches its peak value later means बाद में, later than second alternating quantity is called lagging quantity। तब उसको क्या बोलेंगे, लैगिंग क्वांटिटी। लैग मीन्स पीछे चलना और लीड मीन्स आगे चलना। सिंपल समझिएगा, जब लीडिंग की बात हो तो आगे वाला देखेंगे और लैगिंग की बात हो तो पीछे वाला देखेंगे। तो यहाँ से वोल्टेज से पीछा क्या है, करेंट है, तो करेंट को क्या बोलेंगे, लैगिंग। और वोल्टेज करेंट से आगे चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लीडिंग। तो यहां से बोलेंगे, तो यहां से कहेगा वोल्टेज क्या है करेंट से तो लीड कर रहा है और करेंट क्या है वोल्टेज से तो लैग कर रहा है। समझ गए। अब अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है वेलोसिटी ऑफ करेंट। क्या है, वेलोसिटी ऑफ करेंट यानी विद्युत धारा का वेग। क्या है, विद्युत धारा का वेग। तो वेलोसिटी ऑफ करेंट इक्वल्स होता है F इंटू लेमडा। क्या होता है, F इंटू लेमडा। यानी वेलोसिटी ऑफ करेंट इक्वल्स होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्या, तरंग दैर्ध्य। यानी लेमडा को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहां से क्या होगा, V को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ करेंट। और F को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। F को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और लेमडा क्या है, वेव लेंथ है। लेमडा क्या है, वेव लेंथ है। तो यहां से पूछ लिया जाता है कि लेमडा का वैल्यू दे देगा और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे देगा तो कहेगा क्या, वेलोसिटी ऑफ करेंट फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से
फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स एफ इंटू लेमडा, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एफ को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, लेमडा वेवलेंथ होता है यानी तरंग दैर्ध्य होता है। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट बनता है, नोट पॉइंट, द फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ करेंट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी विद्युत धारा का वेग का प्रवाह क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस वैल्यू को हमेशा के लिए याद में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि द फ्लो ऑफ वेलोसिटी ऑफ करेंट क्या होता है, यानी विद्युत धारा के वेग का प्रवाह क्या होता है, यानी 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर होता है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट यानी एसी सर्किट में जो यूज होता है वह मेनली कितने तरह के एलिमेंट यूज होते हैं, और वह इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।